गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स शुरुआत करेंगे उसकी, और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। लॉ से संबंधित जुडिशरी के साथ साथ लॉ एंट्रेंस में तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपकृत विधि। अपकृत विधि टॉर्ट की लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और 1703 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। एसपी बनाम वाइट का केस आया था उनके सामने जब, और यह पूर्णतः क्या है, न्यायिक निर्णय पर आधारित है। जो है, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, जजमेंट है, उस पर आधारित है। कोर्ट्स जजमेंट पे ये पूर्णतः आधारित है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जैसे आपने देखा होगा इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की जो एक पैनल बना हुआ है, एक साथ सेक्शन को क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है, वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो नहीं है। यह पूर्णतः किस पे आधारित है? यह न्यायपालिका के निर्णय पर आधारित है। ठीक है, तो यह इंग्लैंड में जो न्यायपालिका थी उनके द्वारा जो निर्णय दिए जा रहे थे। पहले क्या हो रहा था कि सभी केस, जो भी केस होते थे, कोई भी ऐसा कोई कृत्य होता था जो गलत है, तो उसे क्रिमिनल लॉ में डाल के क्रिमिनल लॉ विधि के द्वारा दंडित किया जाता व्यक्ति को। तो अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो उसमें भी क्रिमिनल लॉ में आने पर वो अधिक समय तक उसे कारावास, मतलब इम्प्रिजमेंट का सामना करना पड़ता या बड़े दंड का सामना करना पड़ता। तो उसे क्या किया, इंग्लैंड में क्या हुआ, कुछ बदलाव किया गया और लॉ ऑफ टॉर्ट्स की उद्गम हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो है सिविल केसेस जो थे, जैसे किसी घर में प्रवेश कर जाना, ठीक है, किसी घर में प्रवेश कर जाना और बिना किसी आपराधिक आशय से, जैसे हमने बात किया था ना, क्रिमिनल इंटेंशन था उसमें 441 आईपीसी में, तो वो चीज़ें नहीं थी, तब प्रवेश कर जाना तो ट्रेसपास आ जाएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। जहाँ पे आपको कुछ क्या किया जाता है, कुछ हर्जाना, मतलब क्षतिपूर्ति, डैम, उसके लिए आप क्या दे सकते हैं, जिसके लिए आप कॉम्पनसेशन देकर उससे क्या पा सकते हैं, उससे बचाव पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा और लॉ ऑफ टॉर्ट्स इसी रूप में, इसी आधार पे लागू होता है। ठीक है, यह न कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होता है और न आपका क्रिमिनल लॉ पर आधारित है ये। ठीक है, ठीक, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन दोनों पर नहीं है। तो हमने इस विषय बात कर ली कब से। अब भारत में कब हुआ इसे? भारत में अपकृत विधि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की शुरुआत हुई 1726 में, जो चार्टर आया उसके माध्यम से। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की प्रेसिडेंसी जो नगर थे, वहाँ पे आंग्ल न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिन्हें क्या किया कहा जाता था, मेयर कोर्ट्स कहा जाता था। तो वहीं से इस कॉमन लॉ को लाया गया, वो लागू थे वहाँ कॉमन लॉ इन क्षेत्रों में। तो उसके बाद भारत में ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स की शुरुआत हुई, अपकृत विधि की शुरुआत हुई, उसके आधार पर जजमेंट आने लगे। तो अभी तो भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद भी भारत इसका अनुकरण करता है। उनके लॉ से संबंधित जो भी निर्णय आए हैं उनके आधार पर अपने निर्णय दे रहा है अभी, और देने का प्रयास भी करता है। ठीक है, उनके केसेस को देखता है, तो केसेस देख कर ही वो निर्णय भारत के न्यायालयों में भी चल रहे हैं। तो वह चाहे तो ना उसका विशेष रूप से ध्यान न रखे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं तो हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बेहतर है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उनका जो अपकृत विधि उन्होंने शुरुआत की थी, बहुत बेहतर उनके जजमेंट थे, तो उसी आधार पे हमारे यहाँ भी वो लागू हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ट्रॉटम शब्द से बना हुआ है। ट्रॉट शब्द किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है ट्रॉटम शब्द से। लैटिन वर्ड टर्म है ये ट्रॉटम, जिसका अर्थ होता है टू ट्विस्ट। टू ट्विस्ट मतलब तोड़ना मरोड़ना होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो ट्रॉटम शब्द से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है टू ट्विस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तोड़ना मरोड़ना। सेकंड है लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील्स विथ एक्ट्स रॉन्ग अनलॉफुल। कोई ऐसा कार्य, लॉ ऑफ टॉर्ट्स अपकृत विधि लागू होती है, कोई कार्य ऐसा किया जाता है जो गलत है, अवैध है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यूबी जस ईबी रेमिडियम, जिसका अर्थ होता है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ठीक है, जहाँ आपके अधिकार हैं वहीं पे आपको उपचार प्राप्त होगा, उस पर आधारित है ये। विच मीन्स एवरी अनलॉफुल इंजरी मस्ट बी कॉम्पनसेशन
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पे आपको अनलॉफुल इंजरी प्राप्त होती है, अनलॉफुल इंजरी होती है, वहाँ पे आपको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, यह एक सिविल लॉन्ग है। ये जो इंजर्ड पार्टी इसको क्षति हुई है वह क्या कर सकती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती है। किससे मांग कर सकती है, जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, जिसके ऊपर केस वाला आएगी, जिसने ऐसा कार्य किया है, सिविल लॉन्ग किया है, उससे क्या मांग कर सकती है, उससे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे अनिर्धारित क्षतिपूर्ति, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है। तो ऐसे क्षतिपूर्ति जो जिसका निर्धारण पहले से नहीं होता है, नॉट बी प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही पूर्व निर्धारित ना हो, और डिसाइडेड, निर्धारित ना हो, और डिसाइड का भी अर्थ निर्धारित, और एग्रीड अपॉन बिफोर द रॉन्ग वाज कमिटेड। कहने का अर्थ हुआ कि पहले से ही जो गलत हुआ उससे पहले ही क्या निर्धारण न किया गया हो इस चीज़ का, किस चीज़ का, कंपनसेशन जो है, क्षतिपूर्ति का निर्धारण न किया गया हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आता है, उसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट, जो टॉर्ट अपकृत विधि के आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से होने चाहिए। पहला होना चाहिए एक्ट्स और ओमिशन, लीगल डैमेज, उससे क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज, विधिक क्षति होनी चाहिए। एक्ट्स और ओमिशन, कोई कार्य करे या कोई लोभ करके क्या करे, विधिक क्षति पहुँचाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्ट में आ जाएगा वो। लेकिन किस प्रकार की क्षति हो, लीगल डैमेज हो, विधिक क्षति हो, किसी के लीगल राइट के का वायलेशन हो। ठीक है, किसी के लीगल राइट के उसका वायलेशन हो, उल्लंघन या अतिलंघन हो, विधिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिलंघन हो। ठीक है, प्लेंटिफ और कंप्लेनेंट, जो क्या किया है, वादी है, जिसने शिकायत किया है, उसके अधिकारों का क्या हुआ हो, विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और किसके माध्यम से हुआ हो, कोई कार्य करके, कोई लोभ करके। ठीक है, उसको लीगल डैमेज हुआ हो, विधिक क्षति हुई हो, तभी वह कॉम्पनसेशन के लिए मांग कर सकता है। ठीक है, सिविल केस करके, सिविल केस करेगा इसमें। ठीक है, सिविल कोड जो भी निश्चित किए गए हैं उनके आधार पर ही इसमें कॉम्पनसेशन मांग की जा सकती है, जो कि अनिर्धारित होता है, पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है। डैमेज, अब यहाँ हमने पढ़ा था, डैमेज की बात की थी, लीगल डैमेज। तो डैमेज की बात करेंगे। डैमेज दो प्रकार से होते हैं, इंजूरिया साइन डैमनो, बिना हानि की क्षति, जैसे हिंदी में बोलते हैं बिना हानि की क्षति, और डैमनम साइन इंजूरिया, बिना क्षति की हानि। ठीक है, दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया, बिना क्षति की हानि, और पहला था इंजूरिया साइन डैमनो, बिना हानि की क्षति। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन BHU लॉ इंट्रेंस में आया हुआ था, और जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि किसी के लीगल राइट के उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, वायलेशन विदाउट एक्चुअल डैमेज, क्या हुआ, वास्तविक क्षति नहीं हुई हो, जरूरी नहीं कि उससे वास्तविक क्षति हो। ठीक है, दिस इज वैलिड क्लेम इन कोर्ट, क्या होगा, यह वैलिड है, ये वैध होगा, दावा होगा कोर्ट में, तभी आप कंपनसेशन के लिए वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया, बिना क्षति के हानि, कॉजिंग ऑफ डैमेज विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट, बिना लीगल राइट, विधिक अधिकारों को उल्लंघन से जो क्षति हुई है उसके लिए, उसमें क्या कर सकते हैं, दिस इज नॉट क्लेम इन द कोर्ट, इसमें क्या नहीं कर सकते आप, क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कोर्ट में कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आपको इसमें कोर्ट क्या करेगा, आपके बात को खारिज कर देगा, हटा देगा। ठीक है, कि ये आपके लीगल राइट का उल्लंघन नहीं है। और सर्वप्रथम इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये राइट हैं ये पर्सनल आपके अधिकारों के उल्लंघन के लिए हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए जो उल्लंघन होता है उनमें टॉर्ट आता है। ठीक है, इससे अब क्या होता है कि पब्लिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप वो क्रिमिनल केस में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ एक व्यक्तिगत व्यक्ति का होता है तो वह टॉर्ट में आएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाए क्या है इंजूरिया साइन डैमनो। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंजूरिया साइन डैमनो को याद करिए, बिना हानि के क्षति। इफ समवन ट्रेसपास इंटर
एंटर्स विदाउट परमिशन, आपके परमिशन के बिना अपॉन योर प्रॉपर्टी एंट्री करता है, प्रवेश करता है आपके प्रॉपर्टी में, आपकी संपत्ति में, ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वह क्या होगा जिम्मेदार होगा, इवन इफ दैट ट्रेसपास डिड नॉट कॉज एनी एक्चुअल डैमेज व्हाट्सो एवर टू यू, भले ही उस क्षति जो उसने अत्याचार किया है उसके कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई हो, भले ही उस अत्याचार के कारण वास्तविक क्षति ना हुई हो, अगर वह क्या करता है प्रवेश करता है आपके संपत्ति में तो वह ट्रेसपास माना जाएगा, अत्याचार माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन जब भी आता है अत्याचार शब्द, ट्रेसपास शब्द, याद रखिएगा यहाँ पे आपको एक्चुअल डैमेज होने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक्चुअल डैमेज नहीं है तब भी वो अत्याचार में आएगा, ठीक है। अगर आप याद करिए 441 क्या करता है, उसका इंटेंशन जो था क्या था, कोई ऑफेंस करने के लिए जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफेंस करने के लिए नहीं, सिंपल वह अगर प्रवेश भी करता है तो वहाँ पे उसने क्या किया, उसने ट्रेसपास किया, ठीक है। डैमनम साइन इंजूरिया दूसरा नंबर है, इसे क्या बोलते हैं, बिना क्षत के हानि, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लिया। इसका वो एग्जाम्पल देखते हैं, लोटस पब्लिक स्कूल, द डिफेंडेंट ओपन अ न्यू स्कूल नियर प्लेंटिव स्कूल। लोटस पब्लिक स्कूल एक पहले से था वहाँ पे, और डिफेंडेंट जो था, प्रतिवादी था, उसने क्या किया, उसके बगल एक नया स्कूल खोल लिया, ठीक है। तो प्लेंटिव के बगल, वादी के बगल, वादी क्या किया, वहाँ एक केस फाइल किया, किसमें, कोर्ट में फाइल किया कि सर मुझे क्या हुआ है, फाइनेंशियल जो है हानि हुई है। तो कोर्ट देखता है इसमें क्या हुआ था, केस क्या था, पहले ही समझ लेते हैं। लोटस पब्लिक स्कूल, द डिफेंडेंट ओपन अ न्यू स्कूल, उसके बगल में क्या करता है, प्रतिवादी जो है, जैसे मेरा पहले से स्कूल था वहाँ पे, मैं और मेरे बगल कोई दूसरे व्यक्ति ने क्या कर दिया, ओपन किया दूसरा स्कूल, उससे क्या हुआ, मुझे जो है हानि होने लगी, फाइनेंशियल हानि होने लगी। उसके स्कूल में अधिक स्टूडेंट एडमिशन कराने लगे, मेरे स्कूल में स्टूडेंट एडमिशन कराना बंद कर दिया, तो मुझे फाइनेंशियल इंजरी हुई। यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइनेंशियल इंजरी टू द प्लेंटिव, कोर्ट हेल्ड दैट हियर प्लेंटिव राइट इज नॉट वायलेटेड, द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल। कहने का अर्थ हुआ यहाँ जो प्लेंटिव है उसके लीगल राइट यहाँ पर होगा, प्लेंटिव के लीगल राइट का उल्लंघन नहीं है यहाँ, और डिफेंडेंट्स के लिए, प्रतिवादी जो है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या विशेष चीज़ें याद रखनी है आपको। इंजूरियस साइन डैमनो में आप केस ले जा सकते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया में आप केस नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और यह जो ट्रॉट है, ट्रॉट किस में नहीं आधारित है, कॉन्ट्रैक्ट में इस पर लागू नहीं किया जाएगा, और ना ही आपको क्रिमिनल केस में लागू किया जाएगा। ये सिविल केस है, सिविल मामले हैं, ठीक है, दीवानी मामले होते हैं, उसमें लागू होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें और चर्चा करेंगे इस पर।